स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के लेके आए हैं कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका 3rd चैप्टर। आज हम उसको कंप्लीट यहाँ करेंगे एनिमेशन की हेल्प से। पहले इसमें सबसे पहले क्वेश्चन रहता है वो इलेक्ट्रिक करंट रहता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से हमें जो चार्ज नाम मिलता है उस चार्ज को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जो एक्सपीरियंस करती है फोर्स को। वो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद इन द लिमिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट होता है तो ही हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्जेस की अपनी प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मीन्स दोनों अगर पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अगर चार्जेस अपोजिट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। चार्जेस जो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं वो चार्जेस एक दूसरे की फील्ड एरिया में रहते हैं तभी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कूलम्ब्स नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको अपनी यूनिट दी है, ऐसा यूनिट इज कूलम्ब्स। तो चार्ज है क्या एक्चुअल में? मान लीजिए आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें एटम के अंदर इंटरनली क्या हो रहा है कि कुछ एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पे रह के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके अराउंड चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट्री चार्ज रहता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ कूलम। ऐसे ही प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 1 कूलम चार्ज की जगह 1 रख दिया। N अगर हम निकालेंगे तो E कहाँ चला जाएगा? उसके डिवाइड में काटोगे तो 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। मीन्स 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 6.25 इंटू में 10⁸18। अगला इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? जब हम चार्ज को दो टाइप से स्टडी करते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को भी 2 टाइप से डिफाइन किया गया है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जहां पे आपके चार्ज फ्लो नहीं करते हैं। मीन्स चार्ज किस फॉर्म में होते हैं? रेस्ट की फॉर्म में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही कूलम्ब्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था, जहां पे दो चार्जेस के लिए एक फोर्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर आपके पास निकल के आता है, F इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सिमेट्रिकल वेव के अंदर मोशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल I इज इक्वल टू Q बाय T। इसका फॉर्मूला रहता है Q इसके अंदर चार्ज रहेंगे और T क्या रहेगा? टाइम पीरियड रहता है जिसके अंदर चार्ज क्या करते हैं? मूव करते हैं। ऐसा यूनिट एम्पियर रहती है इसकी, बड़े A से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स जर्नली मेजर्ड इन 2 मोर स्मॉल यूनिट्स। इनको 2 और जर्नली स्मॉल यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है, एक मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर। ये आप जरूर ध्यान रखें, न्यूमेरिकली आपके काम करेगा। जो आपका मिली एम्पियर है वो 10⁻⁻³ एम्पियर के बराबर होता है और माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। डिवाइस इसका एम्पियर ऐसे रहता है। करंट इज मेजर्ड बाय इन एम्पी डिवाइस। इट इज ए लो रेजिस्टेंस और ये हमेशा कहाँ कनेक्ट रहता है? सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो एमीटर आपका एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन अभी आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी द पाथ फ्रॉम वेयर करंट इज ट्रांसमिटेड कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए चलो एक हम NCERT का न्यूमेरिकल करते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through circuit. तो ये आपके पास एक क्वेश्चन रहता है जिसमें आपके पास करंट गिवन है। यहाँ देखें आप क्या क्या चीजें गिवन है उनको आप लिख लें। टाइम आपके पास गिवन है,
फिर हमें निकालना चार्ज है, तो यहाँ पे करंट जो है उसकी यूनिट एम्पियर ठीक है, टाइम की यूनिट मिनट में है तो उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, 10 मिनट सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड। Q इज इक्वल टू निकालना है तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू में टी, वहां पे आप वैल्यू रख के उसको सोल्व कर लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, अगला जो टॉपिक रहता है हमारा वो रहता है क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है और उसके अंदर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और करंट आपका एक डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो सभी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आइए उसको जानते हैं हम कैसे, किस टाइप से पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो बीकर हैं जिनमें दोनों में सेम लेवल के लिए हमने वाटर ले रखा है, तो क्या वाटर एक दूसरी साइड फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जो कंडक्टर होता है वो भी सेम कंडीशन में क्या करता है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड में फुल होंगे तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। फिर हम क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा रख दे, जैसे इस बीकर में एक बीकर को ज्यादा भरा है और एक को कम भरा है, तो ये बीकर से यहाँ पे वाटर क्या करना, फ्लो करना शुरू कर देगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक ये बराबर ना हो जाए। सेम प्रोसेस में यहाँ पे कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो कर सकते हैं जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा हो और हमेशा हायर टर्मिनल से वो लोअर टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। किसी भी बैटरी के अंदर जो ये पॉजिटिव टर्मिनल लगाया गया है इसको हायर टर्मिनल बोलते हैं और जो ये नेगेटिव टर्मिनल लगाया गया है इसको लोअर टर्मिनल बोलते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो वर्क क्या है, इट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, W/Q इसका फॉर्मूला रहता है। इसको वोल्टस नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, तो इसकी यूनिट वोल्ट है। 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, तो आप V इज इक्वल टू W/Q की जगह रखोगे तो 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन पोटेंशियल एट द पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेल या बैटरी से लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से हम मेजर करते हैं। ये आप दिख रहे होंगे, आपके पास डिवाइस है, प्रैक्टिकली आप इसको ध्यान रखें। वोल्ट मीटर जो होता है वो एक हायर रेजिस्टेंस होता है, हायर रजिस्टर होता है आपके पास, और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो करंट फ्लो करेगा तो वो हमेशा हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ काम करता है। तो ये यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल है आपके पास, जो वैल्यू गिवन है आप लिख लें। Q गिवन है, V गिवन है, V इज इक्वल टू क्या होता है W/Q। तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू W/Q। वर्क निकालना है तो उस तरफ आप Q को ले जाएं, उसको सोल्व कर लें। सर्किट डायग्राम, it is the graphical represent by the electric circuit in which every component related to electric circuit is represented by its symbol। आप देखिए यहाँ पे एक आपके पास सर्किट डायग्राम बनाया गया है जिसमें हमने रजिस्टर के साथ वोल्ट मीटर को लगाया है पैरेलल में, एमीटर को लगाया है सीरीज में, की लगाई है, वो सारी चीजें जो अरेंज की गई है ये आपका सर्किट बन के आ जाता है ओम्स लॉ। इधर जो टेबल आई थी वो सारे के सारे आपको डिवाइसेस के सिंबल पता होने चाहिए। ओम्स लॉ क्या होता है, एक ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने रिलेशन बताया था करंट के साथ वोल्टेज का। वोल्टेज के साथ करंट का रिलेशन कैसा रहता है वो हम इसमें पढ़ते हैं। द लॉ, इसके अंदर एक लॉ है जिसमें हम वोल्टेज और करंट की अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें V वोल्टेज को चेंज करने से करंट रेगुलरली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन वहाँ पे ये एक कंडीशन रहती है कि आपको टेम्परेचर कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये ओम्स लॉ हमेशा ओमिक सर्किट के ऊपर ही काम करेगा, जैसा कि अभी हम पीछे सर्किट बनाया था ये उसी के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अगर ओमिक सर्किट नहीं है तो हम ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के कांस्टेंट सिंबल, इस कांस्टेंट को आप हटाओगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा IR। ये जो R आता है ना, ये जो रिप्रेजेंट करता है वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, और वोल्टेज को रेगुलर चेंज करके करंट को हम रेगुलरली चेंज कर सकते हैं। उसको एक ग्राफ मेथड से हम पढ़ सकते हैं।
एक तरफ हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है और एक तरफ हमने क्या ले लिया है, करंट। जब हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो रेगुलर करंट भी चेंज होता रहेगा और आपके पास एक स्ट्रेट ग्राफ आ जाएगा। उस ग्राफ के अंदर जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो आपका क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए अब रेजिस्टेंस को जानते हैं। फिर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करती है, मीन्स ये करंट को रोकने का काम करती है। इसकी ऐसा यूनिट रहती है वो ओम रहती है। ओम्स लॉ से हमें ये यूनिट मिली थी। वहीं का एक अननोन रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट था वही है। रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट भी आपका एक रेजिस्टेंस होता है इस टाइप का, जो एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है जिसको हमें कंट्रोल कर सकते हैं। उसको अपने अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं और जितने हमें करंट की वैल्यू चाहिए हो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट जो रहता है वो अलग अलग आपको वैल्यू का मिलेगा। इसमें हम किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके किसी बड़े वैल्यू पे इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए फैक्टर क्या रहते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस चार्ज का अपोज करता है तो रेजिस्टेंस को किन फैक्टर पे हम फाइंड कर सकते हैं, मीन्स रेजिस्टिविटी हम इसकी कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो रेजिस्टेंस पहले डिपेंड करता है लेंथ पे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, अगर लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। एरिया के साथ रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स उल्टा होता है। लेंथ एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और एरिया को घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब ये प्रोपोर्शनल रिलेशन हम पढ़ते हैं तो थर्ड हमारा जो रहता है वो रहता है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कैसा रहेगा। जो गुड कंडक्टर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कम होता है, जो बैड कंडक्टर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो ये तीन नेचर हम पढ़ते हैं जहाँ पे हम रेजिस्टेंस के फैक्टर अफेक्टिंग को पढ़ सकते हैं। अब जब हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि ये कहाँ काम करता है कहाँ काम नहीं करता, तो आप इनकी इक्वेशन भी बना सकते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये आपके पास रेजिस्टेंस की इक्वेशन बन के आ जाती है। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आया है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप हटाओगे तो ये कांस्टेंट आपके पास एक रेजिस्टिविटी बन के आती है जिसको हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी रहो। ये रेजिस्टिविटी जो रहती है ये ये भी मटेरियल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी एक ऐसा कांस्टेंट एनवायरनमेंट बनाती है रेजिस्टेंस के लिए जो लेंथ के साथ और एरिया के साथ रिलेशन बनाने पे वो कभी भी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी को आगे पढ़ते हैं। अब हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी क्या हुई? रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की एक फंडामेंटल यूनिट है जो क्या काम करती है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है उसको वो रेजिस्ट करने का काम करती है। इसको रो से लिखते हैं, ये इसका सिंबल दिया गया है। कई इसको डेंसिटी सिग्मा से लिख देते हैं, रो से लिख देते हैं। आप इसको रो से याद रखें, इसको रो से लिखा जाता है। रो का फॉर्मूला बनाएंगे तो आप रेजिस्टिविटी को तो आपने एक तरफ रखना है, एरिया और लेंथ को दूसरी तरफ ले जाएंगे। एरिया जब ऊपर चला जाएगा लेंथ उसके बाय में चला जाएगा, तो आर इंटू में एरिया, बाय में क्या आ जाएगा, लेंथ। ये आपकी रहती है रेजिस्टिविटी। यूनिट सिंबल आप बना लें, रेजिस्टेंस यूनिट इज ओम, एरिया यूनिट इज मीटर स्क्वायर एंड एल लेंथ यूनिट इज मीटर। इट इज ऐसा यूनिट ऑफ ओम मीटर आप इसके लिखें रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या है, अब ये ध्यान रखें। रेजिस्टिविटी एक वो कांस्टेंट यूनिट थी जिसमें एरिया के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के बनता है। अगर कोई भी आपके पास एक कुछ वैल्यू दी गई है रेजिस्टिविटी की, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉय इज 10 की पावर इनवर्स 8 टू 10 की पावर इनवर्स 6 ओम मीटर। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल के लिए भी दी गई है 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर। तो ये आपकी वो है, ये हर एलिमेंट के लिए, हर मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए, मेटल्स में जितने एलिमेंट आते हैं सब के लिए अलग अलग रहती है। इसीलिए हम कैटेगरी वाइज रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग ही हम सभी मटेरियल को अलग अलग पढ़ पाते हैं। जिसकी रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करती है
कि भाई कौन से मटेरियल के बीच में क्या हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम दो हमने लिए, तो इनमें इलेक्ट्रिकल अगर हम ट्रांसमिशन करेंगे तो लो रेजिस्टेंस के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो सकेगा, और लो रेजिस्टेंस जहाँ रहेगा तो रेजिस्टिविटी भी वहाँ पे अपना लो इफेक्ट शो करती है। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं जो आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है, इसके साथ सोर्स लगाया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, फिलामेंट दिया गया है। तो पहले में हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस 12 ओम का है, 12 वोल्ट आपके पास करंट फाइंड करना है। तो करंट निकालने के लिए V = IR का फॉर्मूला लगा देंगे ओम्स लॉ का। यहाँ से करंट निकालेंगे तो I = क्या हो जाएगा हमारा V/R। आप V की जगह पे V पोटेंशियल रखें और रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टेंस रखें, तो V हमारा कितना है 220 और रेजिस्टेंस है 1200 ओम। काट दें उसको, आपका आंसर आ जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट इज ड्रा ए करंट 4 एम्पियर द सोर्स व्हाट करंट विल हीटर ड्रा द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज। पहले था 60, इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है 120। तो पहले VI = IR से आप क्या निकाल लें, रेजिस्टेंस निकाल लें। रेजिस्टेंस अगर निकल जाएगा तो अगला पोटेंशियल हमारे पास है V = IR में ही हम इसको पुट करके वहां से करंट निकाल लेंगे V/R करके। तो आप ये देख लें यहाँ पे वैल्यू रखी गई है, उसको सोल्व करके हमें अगले का करंट मिल जाएगा। अगला न्यूमेरिकल है, वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ I and area of cross section A is resistance of 4 ohm. What should be the resistance of another wire of the same material having length 1/2 and area of cross section is 2A। ठीक है, कोई भी आपके पास एक मटेरियल है जिसकी लेंथ गिवन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है 4M, और सेम मटेरियल की एक लेंथ है जिसको अगर 1/2 कर दिया जाता है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाता है 2/A हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका जो न्यूमेरिकल रहता है उसमें आपको इक्वेशन बना लेनी है। रेजिस्टेंस फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या रहेगा, R = रो इनटू में एरिया कितना है 1 दिया गया है, बाय में सॉरी लेंथ कितनी है 1 है, एरिया बाय में करके आप इसको सोल्व कर लें। यहाँ पे आप R2 के लिए जब निकालेंगे तो सेकंड वाले के लिए A आपकी डेंसिटी रो है, इनटू में उसका एरिया 1/2 कर दिया गया है, लेंथ 1/2 कर दी गई है, एरिया 2A है। तो इसके लिए आप इक्वेशन बना लें, यहाँ से आपके R2 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस पहले के लिए 4 ओम रहेगा और रेजिस्टेंस R2 के लिए 1 ओम रहेगा। इट इज एन इलेक्ट्रिकल रजिस्टर क्या है, अब रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस करंट का अपोज करने के लिए एक मटेरियल की अपनी कॉन्फ़िगरेशन थी। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक डिवाइस होता है जो रेगुलेट करेगा अब रेजिस्टेंस को। इसको हम रेगुलेट करके यूज़ कर सकते हैं लिमिट के अकॉर्डिंग, जैसा रेजिस्टेंस हमें चाहिए उसी टाइप से हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर और रेजिस्टेंस में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे रजिस्टर आप देखेंगे, आपको रेगुलेटर एक आपके घर में लगा रहता है जो करंट को रेगुलेट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर को दो तरीके से लगाया जाता है, सीरीज में और पैरेलल में। अगर आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन में लगे हुए नजर आते हैं या जहां से पॉजिटिव टर्मिनल करंट की डायरेक्शन आपको सब में सेम नजर आती है तो वो रजिस्टर कहाँ लगे रहते हैं, सीरीज में। फिर से जहां पे करंट आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सभी रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, मीन्स वो सारे रेजिस्टेंस का किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। आप यहाँ से देखें, चार्ज ब्रेक होगा, मूव करेगा तो यहाँ से चलना वो स्टार्ट कर देगा। जब वो आता है तो आप देखेंगे कि किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जब सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे तो सबके अंदर से जब चार्ज फ्लो होगा तो ये क्या करेंगे, अपनी अलग अलग वोल्टेज डिफाइन कर लेंगे। इसके पास वोल्टेज V1 रहेगी, इसके पास वोल्टेज V2 रहेगी, इसके पास वोल्टेज V3 रहेगी। ये वोल्टेज इसी टोटल वोल्टेज का एक डिफरेंस होता है जो कोई भी रेजिस्टेंस अलग अलग उस वोल्टेज को काउंट करने का काम करते हैं। तो इससे भी आप, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है जिससे आप पता लगा सकते हो। इसके लिए इक्वेशन V = IR रहता है, तो V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। करंट सब में कांस्टेंट था तो करंट कांस्टेंट जा रहा है,
तीनों पोटेंशियल को ऐड कर दो, तीनों पोटेंशियल को आप ऐड करोगे तो टोटल पोटेंशियल इसी का डिस्ट्रीब्यूशन था तो वो V के इक्वल हो जाएगी। इधर वाली इक्वेशन को ऐड करो तीनों को, I कॉमन आता है उसको बाहर ले लो, I R किसके बराबर है, V के बराबर पुट कर दो, तो ये आपके पास R के बराबर पुट हो जाएगा। I से I कैंसिल हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर रखा तो R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम है, रेजिस्टेंस आर कनेक्ट टू ए 6 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले तो रेजिस्टेंस हमें इसका टोटल फाइंड करना है, तो देखिए दोनों सीरीज में है तो सीरीज में आप इनको लगा दें और सीधा इनका सम कर दें, आपका रेजिस्टेंस सीरीज में निकल जाएगा। कैसे, R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2, R1 20 वोल्ट है, R2 कितना है आपका 4 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है, ये इंटू नहीं है प्लस आएगा। सेकंड देखें, द करंट थ्रू द सर्किट, अब करंट निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, V 6 वोल्ट है और R आपके पास 24 आया है, तो आप इसको निकाल लें, 6/24 से काटोगे तो 1/4, 0.25 एम्पियर। अगला है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, किसी भी इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, W बाय में Q। Q निकाल सकते हो आप यहाँ से, Q निकाल के भी आप इसको कर सकते हो। Q कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, I इज इक्वल टू Q बाई T, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, टाइम चाहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस किससे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर आपका रहेगा, I इज इक्वल टू कितना था अभी हमने पीछे निकाला था, इनटू में R कितना है वो रेजिस्टेंस से हम निकाल लेंगे, तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा टोटल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या रहता है, जब तीन रेजिस्टेंस हम लगाते हैं और तीनों रेजिस्टेंस के अंदर आप देखें, पहली बात तो उनको एक दूसरे के आमने सामने लगाया गया है ये, लेकिन हम हर इक्वेशन में ऐसे नहीं पहचान सकते, फिर हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का पोटेंशियल जो रहता है वो कॉमन पोटेंशियल रहता है, मीन सेम पोटेंशियल रहता है। इधर आप देखेंगे कि करंट एक पॉइंट से जब कैरी करेगा तो हर जगह पे करंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर कहीं पे भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है और करंट अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो आप समझ जाएं कि ये वो सारे के सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे ये 3 चार्ज आए, एक चार्ज यहाँ से फ्लो कर गया, एक इधर से एक इधर से, तो ये करंट आपका अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में जब करंट चलता है तो जब ये करंट अलग अलग डायरेक्शन में जिस भी सर्किट में आपको चलता हुआ नजर आए तो आप समझ जाना कि वो आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल इक्वेशन के लिए V इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन होती है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। फिर I1 इसके लिए निकाल लें करंट, I1 के लिए, I2 के लिए, I3 के लिए, फिर वही है, तीनों को आप ऐड कर दो, टोटल करंट आपका किसके इक्वल आ जाएगा, I के इक्वल आ जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड कर दें, ऐड करोगे तो आपके पास I इज इक्वल टू V अपॉन में R इज इक्वल टू V बाय में R1, V बाय में R2 प्लस V बाय में R3। वहाँ से वोल्टेज दोनों साइड से आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास 1 बाय R इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये आपका फॉर्मूला रहता है रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल। आइए न्यूमेरिकल करते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आप देख सकते हो, तो अभी आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। पहले में हमने सीरीज में देखा था करंट कांस्टेंट है, दूसरे में हमने देखा था कि भाई इसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल होती है वो अलग अलग कैरी करती है। इधर हम देखेंगे तो इनमें क्या रहता है, आपकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है और करंट अलग अलग इनमें कैरी करता है। तो इन चीज़ों से आप इनको समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में काम करते हैं और कैसे पैरेलल में काम करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन अगर सीरीज में ज़्यादा लगाए गए हैं तो सीरीज में ज़्यादा लगाने की वजह से करंट जो है वो कम कैरी करवा पाएगा, जिनमें हम छोटी लाइटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं, छोटे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, और पैरेलल में जहाँ लगते हैं वहाँ रेगुलरली अच्छा करंट कैरी करता है,
वही हमारे हाउस सर्किट में यूज होता है। ठीक है, तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो आपने यहाँ से देख के ये सारे आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहले द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपने निकालना है। द टोटल करंट इन द सर्किट, फिर आपने सर्किट का टोटल करंट बताना है। द टोटल करंट सर्किट रेजिस्टेंस, आपने सर्किट रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस भी बताना है। तो पहले में द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो V इज इक्वल टू IR है। IR से आप निकाल लें, I1 निकाल लें, फिर I2 निकाल लें, फिर I3 निकाल लें, तो आपका अलग अलग करंट आ जाएगा। टोटल आपने सर्किट का करंट बताना है। अब I1, I2, I3 आया है, उनको ऐड कर दें। टोटल रेजिस्टेंस बताना है, तो तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल का फॉर्मूला आप लगा के इसको सोल्व कर लें। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, आपके पास 3 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये कहता है इन सीरीज रेजिस्टेंस द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, और पैरेलल में वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ऐसे आपने करना है। पहला क्वेश्चन बहुत सही है, इसको ध्यान से करना भाई। नहीं समझ आए तो वही क्वेश्चन को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उन्हीं की स्पेशल आपके पास वीडियो बना के भेज देंगे। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास क्या एडवांटेज रहती है। इन सीरीज वन रजिस्टर फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉट कंपोनेंट वर्क। ये कहता है मान लीजिए सीरीज में लगे हुए हैं और एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो आपके पास आगे कोई भी कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पैरेलल में ये है कि मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो बाकी के 2 रेजिस्टेंस हैं वो काम करेंगे और इसी के छोड़ के बाकी सारा करंट उसके अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा। सेकंड जो है वो डिफरेंस अप्लायंस रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट द कंट्रोल बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो कोई भी हम डिवाइस लगाते हैं उनको बराबर पोटेंशियल मिल सके और सबके लिए सेम पोटेंशियल यूज़ हो सके, उसके लिए हमें उनको पैरेलल में लगाना होता है। सीरीज़ के अंदर तो पोटेंशियल क्या रहती है, अलग अलग डिफाइन की जाती है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे एडवांटेज रहती हैं आप सभी के लिए कि हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करें। टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होता है वो कम बनता है और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छा उसके अंदर कैरी कर पाएगा, मीन्स ज़्यादा करंट कैरी कर पाएगा। और ये भी वहाँ पे जहाँ पे हमें जितने ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है उसके लिए सही है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर लाइक हाई रेजिस्टेंस wire the conductor become hot after some time produce heat, this is called heating effect of current। heating effect of current क्या कहता है, किसी भी वायर के अंदर का रेजिस्टेंस वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो करंट वहाँ पे एक हीट इफेक्ट आपको देने लग जाता है, उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये आपके पास एक इक्वेशन भी है और इसको हम अपने बेसिक पर्पज के लिए यूज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, इसको वोल्टेज से हमने लगा रखा है और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में फंस जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे और रेगुलरली इनको फोर्साइज किया जा रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये आपस में टकरा के वाइब्रेट करना, कोलाइड करना वहीं स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको कोलाइड की वजह से इसमें एक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जिससे इसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो इस वर्क डन के इक्वल रहती है, ठीक है। और जो एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलती है। तो आप देखेंगे इसमें रेगुलरली जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहते हैं तो लगातार इनके मूव करने से आपकी बार बार एनर्जी है वो चेंज होती रहेगी, आपकी हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी और वहाँ से आपकी हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिपेंड करती है मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही, फिर हमने रेजिस्टेंस के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। जितना हैवी रेजिस्टेंस होगा उतना ये ज़्यादा काम करता है। हीटिंग इफेक्ट को हम अलग अलग इक्वेशन से पढ़ते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है इज इक्वल टू W/Q है, V इज इक्वल टू वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल है, उसको हीट में चेंज कर लिया तो V इज इक्वल टू H/Q हो जाता है। Q आपका चार्ज है, Q चार्ज है, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू में टाइम, आप पुट कर दोगे तो H इज इक्वल टू VIT आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, आप वैल्यू को इसमें पुट कर दो, I²
इंटू आर इंटू टी में ये चेंज हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम डायरेक्टली हम रिलेशन से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हीटिंग इफेक्ट तब बढ़ेगा जब करंट रेगुलरली बढ़ता है। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वेयर आर टी। जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या है भाई? जूल लॉ हीटिंग वही तो है जिसमें हम एनर्जी के क्रिएट करने से एनर्जी को ही हम हीट में ट्रांसफर कर रहे हैं। वही हमारा एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल रहती है। तो जूल लॉ उसी को एक्सप्लेन करता है जिसमें हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। करंट जितना उसके अंदर कैरी कर रहे हैं वो आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हार के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, टाइम पीरियड के। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी। दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आइए न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए 100 जूल आपके पास हीट है जो 4 ओम रेजिस्टेंस से पर सेकंड प्रोड्यूस की जाती है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। आप यहाँ से हीटिंग निकाल लें, करंट निकाल लें आप यहाँ से। H गिवन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है और टाइम पीरियड आपका 1 सेकेंड गिवन है। तो आप इसको ओम्स लॉ में लगा दें, फिर V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ में जब आप इसको रखेंगे तो आई आपका जो आया है वो, और इनटू में आर गिवन है, आपके पास V निकल के आ जाएगा पोटेंशियल। प्रैक्टिकल अप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब प्रैक्टिकली जब हम इनको पढ़ते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे अप्लायंसेस बन के आते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को आपको शो करते हैं और आपको हीटिंग देते हैं। उनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या आपके पास डिवाइस रहते हैं। तो पहला आपका हीटर रहता है, इलेक्ट्रिक प्रेस रहती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ रहता है, आपके पास बल्ब रहता है और भी सारे डिवाइसेस जिनसे आपको इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वो सारे डिवाइस हम इसमें रखते हैं। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिस्क्राइबल इन दिस डिवाइस। किन के अंदर हीटिंग इफेक्ट को भाई जो है वो हमें कम करना है, लेस करना है, या हमें चाहिए ही नहीं, वो आपके कंप्यूटर होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं। लेकिन ये फिर भी हीटिंग इफेक्ट को डिस्क्राइब कर देते हैं अगर हम इनको लंबे टाइम से यूज़ करते हैं। हीटिंग डिवाइस जो रहता है बल्ब के अंदर वो आपका फिलामेंट रहता है। फिलामेंट टंगस्टन मेटल का बना होता है और इसके अंदर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो ये अच्छा खासा आपको हीटिंग इफेक्ट देने का काम करता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तकरीबन 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको अलग अलग बुक में थोड़ा इधर उधर मिल सकता है, चेंज हुआ। तो ये अप्रोक्स आपका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो ये आपका टंगस्टन फिलामेंट। बल्ब की खोज किसने की थी, किसने बल्ब को डिस्कवर किया था, ये आप कमेंट में लिख दें सभी। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इट इज ए डिवाइस। ये आपका एक डिवाइस है जो सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया है, जो ओवरलोडिंग के टाइम पे अपने आप को ब्रेक करके आपके सर्किट को सेफ रखेगा और इसको हमेशा सीरीज में आपको कनेक्ट करना है। ये आपके सर्किट में, आपके हाउस सर्किट में या किसी भी सर्किट को स्टार्ट करने से पहले ही लगा दिया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जैसे हल्का सा इफेक्ट ऑफ करंट बढ़ेगा उसके बढ़ते ही ये ब्रेक हो जाता है। जैसे ये ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इसके अंदर करंट कैरी करना बंद कर देगा। जब इसके अंदर करंट कैरी नहीं करेगा तो उस टाइम पे आगे करंट ना जाने की वजह से आपके जो डिवाइसेस हैं वो सेफ रहेंगे, उनके अंदर करंट ज़्यादा या कम कैरी नहीं कर पाएगा। तो इसको हम सेफ्टी पर्पस के लिए लगाते हैं। ये एलॉय बनता है, इसमें हम टिन को मेनली यूज करते हैं और एलॉय करके इनको बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? अब पावर आपकी क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। पावर एक ऐसी कंजप्शन है जिससे हम किसी भी वर्क प्रोसेस में चेंजमेंट लेके आ सकते हैं। तो ये आपके पास एक यूनिट रहती है जिसकी यूनिट हम वॉट पढ़ते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू वॉट। इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर के लिए फॉर्मूला रहता है हमारा वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो यहाँ पे आपका लिखा गया है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी आपकी हीट भी हो सकती है, तो आपका पावर का फॉर्मूला हीट बाय टाइम भी आप लिख सकते हो। पावर जो रहती है वो आपकी एक ऐसी
प्रॉपर्टी है, ये लगा लो, एक प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी भी वर्क प्रोसेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, जल्दी और कम में कर सकते हो। इसी फॉर्मूले को आप और भी चेंज कर सकते हो डेरिवेशन में। हीटिंग एच की वैल्यू हमारे पास है, आप पुट कर दो, या फिर भाई टाइम की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करके आप इसको चेंज कर सकते हो। ओम्स लॉ में भी हम इसको पावर को अप्लाई कर सकते हैं, आई स्क्वायर बाय इंटू में आर, इसका फॉर्मूला रहता है। तो ये आपकी पावर रहती है भाई। इलेक्ट्रिक पावर का मेन काम जो रहता है, मेन पर्पज़ क्या रहता है, किसी भी एनर्जी को, किसी भी वर्क प्रोसेस को प्रोसेस में लेके आने के लिए उसकी एबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर से आपके जो रहेंगी यूनिट निकालने के लिए हम काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए यूनिट वाट है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट कन्वर्ट इनटू वाट में आपको चेंज करना आना चाहिए। आपको हार्स पावर का भी पता होना चाहिए, 1 HP इज इक्वल टू 746 हार्स पावर के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो हम यूनिट रखते हैं भाई, वो आपकी ड्राइव्ड यूनिट भी हो सकती हैं, या फिर वो आपकी फॉर्मूला बेस्ड यूनिट भी हो सकती हैं। ड्राइव्ड यूनिट में फॉर्मूला लिख के हम उनको खोल देते हैं, और जो आपकी यूनिट रहती हैं उनकी वो अलग से जो है वो साइंटिस्ट ने अलग अलग डिफाइन किया, तो वो अलग अलग आप देते हैं। 1 किलोवाट आवर कन्वर्ट इनटू जूल, सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल रहता है, जहाँ पे किलोवाट के वाट बना लो, आवर के सेकंड बना लो और उनको मल्टीपल कर दो, तो आप चेंज करोगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 10th क्लास में, ये काफ़ी बार आपका आता है। चले, न्यूमेरिकल है भाई, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 220 वोल्ट जनरेटर कनेक्ट, करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब? P इज इक्वल टू VI। यहाँ से आप निकाल सकते हो P इज इक्वल टू I स्क्वायर बाई V से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप सोल्व कर लें बेटा। ये आपके पास चैप्टर रहता है पावर का, तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये चैप्टर अगर आपको समझ आ गया है तो आप जब आपसे प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो तो आप वो सेंड कर दें, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे पास भेज दें, उनके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा। धन्यवाद।